बोला सालों तक मेरे भाई ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, मैं नहीं चाहता कि तुझे एक्सप्लॉइट करे, बस तू जा। मैंने कहीं एक मीम पढ़ा और मीम पढ़ के बहुत खुश हुआ मैं। वो मीम में लिखा था कि करियर कैसी भी हो, कमबैक बॉबी देओल जैसा हो। क्या बात है, सॉलिड। हाँ, वो I'm getting emotional about it. Can we just stop for 1 minute? Depression lives with me. अभी भी Yeah. क्या आप रिग्रेट करते हो आपका सुष्मिता रिलेशनशिप? हाय, मैं हूँ विक्रम भट्ट और मैंने दिल से बातें की है सिद्धार्थ करण के साथ। सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल राइट नाउ। मैं हमेशा कहता था कि ये जो इंसान है ये ओजी है ऑफ बीइंग रियल रॉ, और आज पूरी दुनिया 2024 में कहती है यार आई वांट टू टॉक माय हार्ट आउट, आई वांट टू बी रियल। घंटा ओजी ये है और ये हमेशा रहेंगे। विक्रम कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। मुझे याद है कि आप मेरे रेडियो स्टूडियोज में आते थे जी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं आपसे बात करता था, क्योंकि मैं अपने लाइफ को एनालाइज करता था आपके जरिए। ओह अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। तो आप जब अपनी बातें सुनाते थे मैं अपने लाइफ में इंट्रोस्पेक्ट करने लगता था, अरे यार हाँ। एंड यू आर सो रिलेटेबल ऑलवेज। टॉकिंग अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स, 41 ईयर्स हो गए आपकी इंडस्ट्री में, माने 14 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया आपका करियर। मैं भी लिंक करता हूँ उसको, मैं भी 14 साल की उम्र में मैंने रेडियो हाँ, स्टार्ट किया। कमाल। आई फिनिश 30 ईयर्स, यू फिनिश 41। कौन से वो फेलियर्स थे जो आपको बहुत हर्ट किया? पहले पहले जब फिल्में फ्लॉप होती थी तो खैर हर्ट तो होता ही है कि आपकी फिल्म देखने कोई गया नहीं। लेकिन क्या कहूँ सिद्धार्थ, मैंने हर मौसम देखा है। अरे यार टैलेंटेड नहीं है, अरे टैलेंटेड है लेकिन म्यूज़िक अच्छा है, टैलेंटेड नहीं है लेकिन म्यूज़िक अच्छा था, अरे फ्लूक था, अरे आमिर खान था, सिर्फ हॉरर ठीक से बना सकता है। पर धीरे धीरे मैं समझ गया कि यहाँ आपको कोई सक्सेस हैंड नहीं करना चाहता। हर आदमी आपके सक्सेस का कोई एक्सक्यूज़ बनाता है। मुझे याद है हम कहीं बैठे थे और मेरे बॉस महेश भट्ट साहब, और किसी ने कहा कि यार राज में से म्यूज़िक निकाल दो तो क्या है, तो भट्ट साहब ने कहा क्यों निकाल दे भाई, क्यों निकाल दे, पिक्चर में म्यूज़िक था, अच्छा था, तो निकाल क्यों दे। तो यही बात हुई कि एनिमल में से रणबीर को निकाल दो यार, अरे क्यों निकाल दे भाई, वो है रणबीर उसमें पिक्चर में, तो क्यों निकाल दे। तो ऐसी ऐसी बातें तो ज़िंदगी भर सुनी है मैंने। लेकिन हर्ट, रिलेशनशिप्स के फेलियर यहाँ ज़्यादा हर्ट करते हैं। और रिलेशनशिप से मेरा मतलब मैन वुमन ही नहीं है, दोस्ती, लॉयल्टी, ग्रैटिट्यूड। जब ये सब के मायने बदल जाते हैं एक रिश्ते में तब ज़्यादा हर्ट करता है। वरना फिल्मों का क्या है, फिल्में तो हिट होती हैं, फ्लॉप होती हैं, लेकिन जब रिश्ते फ्लॉप हो जाते हैं तो दर्द होता है। मैं फ्लैशबैक में जाना चाहता हूँ। मुकुल आनंद साहब, राइट, अग्निपथ में आपने उनको असिस्ट किया, जंग में असिस्ट किया था। मैंने सुना है कि वो आप पर टूट पड़े थे एक टाइम पर, आपको डांटा था, आपके फादर को भी जलील किया था शायद, राइट। उसके बाद कभी आपने उनके साथ रीच आउट किया या आपने बस टाइस काट दी उनसे? मुकुल आनंद के साथ मैंने अग्निपथ फिल्म की। उनका स्वभाव ही था ये, बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थे, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं,
बल्कि यूनिट में हर आदमी के साथ, स्टार्स को छोड़कर। तो और मेरे पिताजी के साथ तो उनका बहुत पुराना रिश्ता था, जब वो रवि टंडन के असिस्टेंट थे और मेरे फादर डीओपी थे, तब से उन दोनों की दोस्ती थी। वो दोस्ती में एग्जैक्टली क्या दरार आई शायद मेरे फादर जानते हैं, और मुकुल आनंद तो अभी रहे नहीं, तो शायद ये बात दोनों के बीच में रह गई। लेकिन अग्निपथ और हम में जो हुआ, जब मेरे फादर को फिल्म से निकाल दिया, बीच फिल्म से, और उनको कहा कि आपका काम अमिताभ बच्चन सर को पसंद नहीं है इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, जो कि झूठ था। और अमित जी ने भी पापा को फ़ोन करके कहा कि भाई मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ, तो ये बिल्कुल सच नहीं है। और अगर सच होता तो मेरे साथ एतबार में क्यों काम करते, जहाँ मेरे फादर डीओपी थे। तो पता नहीं मुझे उनके बीच क्या हुआ, लेकिन किसी भी टेक्नीशियन को फिल्म के बीच में निकालना, वो उसके आत्मसम्मान को, उसके प्रोफेशन को, उसकी प्रोफेशनल एस्टीम को ज़्यादा हर्ट करता है। तो मैंने, जैसे कहते हैं कि अपना इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन आदमी देख लेता है, अपने पेरेंट्स का देखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर वो खुद ही त्रिमूर्ति के बाद पता नहीं कुछ ज़्यादा काम किया नहीं उन्होंने इंडस्ट्री में, और जो 10 पिक्चर बना रहे थे वो बनाते बनाते चल बसे। और मैं रीच आउट करके क्या बात करता हूँ उनसे, क्या कहता हूँ उनसे, शायद पूछ लेता कि आपने ये क्यों किया, लेकिन अभी उसको क्यों का कोई मतलब नहीं है, जान के क्या करें। आपने शेखर कपूर साहब को भी असिस्ट किया था। लोग हमेशा कहते थे कि वो मैवरिक है, यानी कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, स्टार्ट किया, बंद। क्या वो आपको फ्रस्ट्रेट करता था, उनका वो थॉट प्रोसेस? हाँ, शेखर अपने आप में जीनियस है। देखिए, शेखर का क्या है ना कि वो बड़ा नॉन कॉन्फ्रंटेशनल आदमी है। और ऐसा क्यों है कि शेखर की हर हॉलीवुड फिल्म रिलीज़ हुई और तारीफ भी हुई, लेकिन यहाँ उसके साथ ऐसा हुआ, ये किसी ने गौर नहीं किया। पॉइंट। हम लोग ये बड़ी आसानी से कह देते हैं कि यार शेखर कपूर फिल्में ख़त्म नहीं करता, तो वहाँ क्यों ख़त्म करता है? कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता ना, अगर तो होता भी होगा तो अगर नहीं करते तो नहीं करते। मुझे लगता है कि शेखर का ऐसा है कि जिस वादे के साथ आप फिल्म शूट शुरू करते हैं, कहीं हमारी इंडस्ट्री में वो वादे जो है ना, हम निभाते निभाते बंद कर देते हैं। अभी भी ऐसा होता है? अभी तो खैर बड़े अरसे से मैंने खुद ही अपनी फिल्में प्रोड्यूस की है, तो मैं कह नहीं सकता कि इंडस्ट्री में आजकल क्या रूल है। लेकिन हम लोग क्या है, स्टार्ट करते हैं, अरे सर लंदन जाएंगे, अरे सर ये म्यूज़िक डायरेक्टर ले लेंगे, अरे सर ये पब्लिसिटी करेंगे। फिर धीरे धीरे वो होता नहीं है। वो क्या, लंदन से दुबई हो जाता है, फिर दुबई से दिल्ली हो जाता है, फिर अहमदाबाद हो जाता है, फिर जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ चले जाते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो आई थिंक वो उस चीज़ से नाराज़ था कि आपने एक फ़िल्म शुरू की है और आप फिर बीच में आपने रुख बदलना शुरू कर दिया। तो आई थिंक वो बर्दाश्त उससे नहीं होता था। तो वो कहते थे कि भाई अगर आप जिस रास्ते पे चलें, अगर वो रास्ता छोड़ना है तो फिर आप चल लीजिए अकेले, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ। लेकिन उनसे मैंने जो सीखा है
और खैर भट्ट साहब से तो सीखा ही है। लेकिन 3.5-4 साल नहीं ज़्यादा ही था मैं मुकुल आनंद के साथ। लेकिन उसके बाद जब मैं शेखर कपूर का असिस्टेंट बना, तब मुझे फिल्म मेकिंग में मज़ा आने लगा। मुकुल आनंद के साथ ऐसा होता था कि मैं शूटिंग पे जाने से डरता था। मुझे लगता था कि यार फिर से शूटिंग है, फिर से मुझसे कोई गलती होगी, फिर से सबके सामने डांट पड़ेगी। तो शेखर कपूर के साथ फिल्म मेकिंग का मुझे मज़ा आने लगा। और वही एक गुरु होता है जो आपको एक रास्ते पे चलने में सीख भी देता है और उसका मज़ा भी दिलाता है। महेश भट्ट साहब, जिनको आप बॉस बुलाते हैं, क्या वो आपके फादर फिगर की तरह थे या एक सेकंड फादर की तरह थे आपके लिए? थे तो नहीं कहूँगा, हैं। महेश भट्ट साहब ने मेरे लिए, मेरे फादर के लिए, मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। और जब मैं उनका असिस्टेंट नहीं था तब भी किया है, आज भी करते हैं। आज भी मेरे कंपनी के फाउंटेन हेड वही हैं। आज भी अगर मैं शॉट लेता हूँ 40 साल के बाद, तो मेरे माइंड में यही ख्याल होता है कि यार बॉस तो भड़केंगे नहीं कि विक्रम ये क्या सीन शूट कर लिया तूने। तो कभी कभी बॉस हंसते भी हैं मेरे पे कि एक टाइम ऐसा था, हम लोग कहीं जाना था, तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि यार बीच में लंच टाइम आने वाला है, तो बॉस क्या खाएंगे। तो मैं अपनी गाड़ी में था, वो अपनी गाड़ी में थे। मैंने फ़ोन किया उनको, मैंने बोला बॉस आप क्या खाएंगे, मैं ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। बोला बेटा बहुत सालों से तू मेरे असिस्टेंट नहीं है और अभी तू डायरेक्टर है और तू विक्रम भट्ट है, तो मैं अपना खाना कर लूँगा, तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। Oh, that's so sweet actually. लेकिन असिस्टेंट तो असिस्टेंट ही रहता है, गुरु गुरु रहता है। जब मुकेश जी और महेश भट्ट का स्प्लिट हुआ, आपने महेश भट्ट का साइड लिया, क्यों? बात साइड की नहीं है, बात सच्चाई की है। और सच्चाई ये है कि एक दिन भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि देखो विक्रम, मैं तो कहानी कुछ ये है और मैंने कहानी किसी को बताई नहीं है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है कि भट्ट साहब ने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट की है। वो पेंटिंग है एक पिकॉक की, और वो पिकॉक जो है वो डेजर्ट के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। और भट्ट साहब ने कहा विक्रम ये तेरे जैसा है, फुल ब्लोन कलर में डेजर्ट के ऊपर से जा रहा है, तो ये तू है, ये तू रख ले। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं वो पेंटिंग लेके जाता था। तो पहले मेरी एक कंपनी थी ऐसे, वहाँ एक वो पेंटिंग थी। फिर जब मैं वापस विशेष गया तो वहाँ पेंटिंग थी। अब मैं भट्ट साहब के कमरे में बात कर रहा था उनसे, फिर मैं टॉयलेट गया। टॉयलेट से वापस आया तो देखा कि मेरा जो ड्राइवर कम बॉय कम मैन फ्राइडे जो है इंदर, वो ये पेंटिंग लेके जा रहा है। मैं बोला कहाँ जा रहा है यार पेंटिंग लेके तू? बोलता बॉस ने बोला गाड़ी में रख दे। हैं? मैंने बोला क्यों, क्या बात हो गई? तो मैं भट्ट साहब के कमरे में गया, भट्ट साहब ये बॉस ये तू पेंटिंग नीचे लेके जा रहा है, कुछ बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि तू निकल जाए कंपनी से। अरे मैंने बोला क्या हो गया, ये क्या बात हुई? बोला सालों तक मेरे भाई ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, मैं नहीं चाहता कि तुझे एक्सप्लॉइट करे, बस तू जा अपना कुछ कर। मैंने बोला बॉस मेरे पास ना ऑफिस है ना पैसे हैं, आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? मैं पीकॉक एक्चुअली नहीं हूँ भैया, डेजर्ट में इंसान हूँ। तो उन्होंने कहा सब हो जाएगा, तू जा। तो बॉस ने बोला है तो बोला है, तो अभी जाना पड़ेगा। तो फिर मैं निकल गया।
मुकेश जी और मेरा रिश्ता तो, बॉस और मुकेश जी का रिश्ता बिगड़ा उससे पहले ही बिगड़ चुका था। अब सच बात तो ये है कि बॉस ने बहुत सालों तक मुकेश जी की कुछ आदतें थी उन पे उनको नज़रअंदाज किया था। लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान कहता है कि बस अब और नहीं। और अजीब बात तो ये है कि कुछ इंटरव्यूज़ आए थे जिसमें मुकेश जी ने कहा कि कंपनी तो मेरी है बट साहब सिर्फ क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। तो मुझे लगा कि ये क्यों बोला होगा उन्होंने। महेश भट्ट साहब के बगैर क्या विशेष फिल्म, कौन सी फिल्म बनने वाली थी जिसके कंधे पे आप खड़े थे, जिन्होंने आपको कंधा दिया और ये ऊंचाई तक पहुंचाया। वो सिर्फ आपके क्रिएटिव डायरेक्टर बन के रह गए। कहीं दुख हुआ। और ये नहीं कि मुकेश जी का हाथ नहीं है मेरी करियर में, है। बहुत से बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया है, लेकिन इस बात पे मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। क्या आप हमेशा महेश भट्ट के करीबी थे, या मैंने सुना था ना, आई कुड बी रियली रॉन्ग, कि आप दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, महेश भट्ट और आपके बीच में? मैं कहूँगा कि अनबन बनाई गई थी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं यूँ कहूँगा कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग में कहीं कसूर मेरा है, क्योंकि मुझे उनके शिष्य, उनके असिस्टेंट या उनका बेटे के तौर पे उनके पास जाना चाहिए था और उनको पूछना चाहिए था कि ये जो मैं सुन रहा हूँ या ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्या ये आपने कहा है या आपसे कहलवाया है। लेकिन मैंने कभी वो किया नहीं। अपने ही ईगो में मैं भी बह गया। शायद वो मेरी गलती थी, शायद नहीं, बिल्कुल मेरी गलती थी। क्योंकि अगर मैंने उनको गुरु माना तो मुझे उस वक्त उनको गुरु की इज्जत देनी चाहिए थी। और 5-6 साल बाद जब मैं वापस गया उनके पास, मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी थी, उसके लिए वापस गया, कोई पैसों वैसों के लिए तो गया नहीं मैं। तो मैंने उनसे कहा कि बॉस, मैं यहाँ पे कोई फिल्म डायरेक्ट करने नहीं आया हूँ, और मैं आपसे ये कहना आया हूँ कि मेरी गलती थी कि मैं यहाँ से गया, और मैं यहाँ आया हूँ जो कुछ करने जो आप चाहते हैं। आप कहते हैं एडिट कर ले तो एडिट कर लूँगा, आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी चला ले सुबह सुबह तो मैं चला लूँगा, जो भी आप कहेंगे मैं कर लूँगा। तो बड़े इमोशनल हो गए वो भी, उन्होंने ट्वीट भी किया द प्रोडिगल रिटर्न्स, और फिर कहा कि भैया तू डायरेक्टर है तो गाड़ी क्यों चलाएगा, तू डायरेक्ट कर। और इस तरह फिर राज 3 पे काम शुरू हुआ। आप और पूजा भी बहुत करीबी दोस्त थे, राइट? मैं बहुत सिमिलैरिटी आप दोनों में नोटिस करता हूँ। पूजा भी बिंदास बोलती है, जो दिल में आता है, आप भी वही करते हो, एंड आई थिंक वो एक फाउंडेशन रहा होगा आप दोनों की दोस्ती का। मैं वंडर करता हूँ, उस टाइम लोग वंडर करते हैं, जब इतनी अच्छी दोस्ती थी, कभी आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार क्यों ना हम रिलेशनशिप में घुस जाए? मैं और पूजा ये रिएक्शन देखकर या पूजा मेरा सर खा जाएगी या मैं उसका सर खा जाऊंगा। वो
जब पहले मैं मिला तो वो 1 साल की थी और मैं 4 साल का था। हमारा रिश्ता जो है वो भाई बहन का नहीं है, दोस्तों का नहीं है, लवर्स का नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता कि उसका वर्ड क्या है। साथ बड़े हुए हैं, झगड़े किए हैं, साथ दारू पी है, और कई नादानियाँ, कई शरारतें साथ में की हैं। लेकिन मैं कहूँगा पूजा एंड आई आर सोल बडीज। अभी भी? या वी कनेक्ट ऑन अ सोल लेवल। वी आर नॉट there is no name for the relationship we share. बॉबी भी आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। अभी लोग बात कर रहे हैं कि बॉबी देओल इज राइजिंग लाइक अ फीनिक्स। उनको ड्यू मिल रहा है, एनिमल हो, आश्रम हो। जब अपने लो फेज में जा रहे थे, क्योंकि आप उनके बहुत खास दोस्त थे, क्या वो आपको कन्फाइड करते थे? बॉबी और मैं एक वक्त पे टच में थे। उसके बाद मेरा एक फ़ेज़ था लाइफ का जहाँ मैं कुछ अपने में चला गया। उसका एक फ़ेज़ था जहाँ वो अपने में चला गया। तो वी वर नॉट इन टच, बट बिकॉज वी हैव द सेम बर्थडे, तो हम दोनों एक दूसरे को विश करते। और फिर बोलता कैसा है तू, मैं ठीक हूँ, तू कैसा है, ठीक है। फिर हम लोग दोनों लंबी बात करते, फिर कहते मिलेंगे मिलेंगे, और फिर मिल नहीं पाते। लेकिन खैर इंडस्ट्री छोटी है, तो वो जानता था कि मैं किस दौर से गुज़र रहा हूँ, और मैं भी जानता था कि वो किस दौर से गुज़र रहा है। तो मैंने कहीं एक मीम पढ़ा, और मीम पढ़ के बहुत खुश हुआ मैं। वो मीम में लिखा था कि करियर कैसी भी हो, कमबैक बॉबी देओल जैसा हो। क्या बात है, सॉलिड। हाँ, वो गेटिंग इमोशनल अबाउट इट। वो पढ़ के बहुत खुश हुआ मैं। और मैंने कहा बॉब, चाहे हम लोग टच में हो ना हो, दोस्त है मेरा। और लॉर्ड बॉबी कह के उसे ट्रोल किया करते थे लोग। आज लॉर्ड बॉबी है। कैन वी जस्ट स्टॉप फॉर 1 मिनट? आपके आंखों में आंसू है जब आप बॉबी के बारे में बात कर रहे हो। फिर आप फोन उठा के उनको फोन क्यों नहीं करते हो? जब इतना प्यार है, नाम लेने पे ही आप इमोशनल हो रहे हो, जैसे कि कोई सगा भाई के बारे में बात कर रहा है। कभी आपको स्ट्राइक नहीं हुआ कि आप शायद उनको फ़ोन उठा के बस बोल दो कि बॉबी आई मिस यू, आई लव यू? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई झगड़ा थोड़ी है हमारा। मेरा दोस्त है, मेरा यार है। सिर्फ वी आर नॉट इन टच बिकॉज हमारी ज़िंदगियाँ हैं। देखिए, मैं अभी यहाँ मालवानी के सेट पे बैठा हूँ, वो कहीं शूटिंग कर रहा है, वो आएगा। डेटें मैच नहीं होती लाइफ में। वो बिज़ी रहता है, मैं बिज़ी रहता हूँ, लेकिन वी आर इन टच नाउ एंड देन। लेकिन जब आपने ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हे साथ में शेयर किए हों, और जब आपके दोस्त की बेइज्जती होती है, तो आपको पर्सनली लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो गुलाम में आमिर खान उठता है ना एंड में, वैसे उठा है बॉबी। बिल्कुल ना। और मुझे तो मेरे माइंड में ऐसा लगता है कि मार साला मार, और मारेगा भी वो। पर एक बात है बॉबी की कि चाहे वो डाउन टाइम था या अप,
फिनिक्स की तरह जो जैसे वो राइज करते हैं, एक बात है कि अभी भी टेम्परमेंट वैसे ही है, सिंपल सा लड़का है, और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया बॉबी का। नहीं, उनकी उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। धर्म अंकल हैं, सनी भी ऐसा है, बॉबी मदर, प्रकाश आंटी, वो कुछ नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सीधा कर देगी उसको अगर एटीट्यूड दिखाएगा तो। उनकी अपब्रिंगिंग, उनके कल्चर, उसके संस्कार बड़े ही करेक्ट हैं। उसने अपने फादर की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखें, अपने भाई की ज़िंदगी में देखें। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो हम नेपो किड्स बुलाते हैं ना, नेपो किड्स ने देखा भी बहुत कुछ है, ये भी मैं आपको बता दूं। नेपो किड्स कहना आसान है, नेपो किड्स बन के दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लोग शायद उन पर बहुत टफ रहते, नेपो किड्स आसान है, बट यू राइट, उनकी फैमिलीज ने कितना कुछ देखा हुआ। जब फादर स्टार थे, फिर नीचे गिर गए, फिर वापस उठे, उसमें बच्चों पर कितना इमोशनल टर्मोइल होता होगा। मतलब मुझे याद है ऋतिक के साथ जब मैं बैठता था तो ऋतिक मुझे कुछ कहानियाँ बताता था जो अनफॉर्चुनेटली मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी की कहानी है। आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन कुछ ऐसी बातें उसने मुझे बताई राकेश जी के बारे में, राकेश रोशन सर के बारे में, कि मैं हिल गया। तो उसने ये भी तो देखा है नेपो किड बन के, ये हम भूल जाते हैं। जब ऋतिक रोशन बन जाता है तो बोलता है नेपो किड है। उसकी भी स्ट्रगल है, उसकी भी एक ज़िंदगी है। एंड नेपोटिज्म डजंट गारंटी यू सक्सेस, इट जस्ट गारंटीज यू एन अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल। आपने सोशल मीडिया पे लिखा था कि कैसे बॉबी ने आपको डिच किया नीलम के घर में, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। हाँ। क्या हुआ था? we were silly, we were 17, 18 years old। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है ना। वो बोला एक दिन के चलता है नीलम के घर मेरे साथ। मैं चल, तो उन लोगों को कुछ बात करनी थी तो मैं हॉल में बैठ गया अकेला। मैं बोला कर लीजिए बात। तो वो लोग भूल ही गए मेरे बारे में। वो कुछ झगड़ा किया उसने, वो घर से निकल गया, वो अपने कमरे में चली गई, भी मैं अकेला बैठा हूँ। करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैं चुपचाप गया, दरवाज़ा खोला, लिफ्ट पकड़ी, रिक्शा में बैठा, घर चला गया। फिर ये हंसता हंसता हुआ शाम को आया, वी मेड अप। चल आता है उसके घर। मैं बोला पागल है क्या, दो बार एक दिन में बेवकूफ़ मत बना मुझे। बट दोज आर वेरी इनोसेंट डेज, ब्यूटीफुल डेज ना, वंडर ईयर्स। बॉबी और पूजा भी डेट कर रहे थे, पर ऐसा कुछ इंसिडेंट उन दोनों के बीच में भी हुआ था जहाँ पे आप फंस गए थे बीच में? यार उसकी तो बात ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें तो मैं ऐसा फंसा था। लेकिन अब बॉबी की पर्सनल लाइफ के बारे में आई शुड नॉट टॉक, इट्स हिज लाइफ। फरेब, ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स, कोई बड़ा स्टार नहीं, बट फिल्म वाज अ हिट। उस वक्त क्या बड़े स्टार्स आपके साथ काम नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके बैक टू बैक कुछ फ्लॉप्स हुए थे, इस कारण की वजह से आपने कोई नोन फेस को नहीं कास्ट किया? मतलब मैं तो जो कहते हैं ना कि कुछ किया ही नहीं था मैंने ज़िंदगी में। 4 फिल्में मेरी आई, चारों फ्लॉप। और मुकेश जी उस टाइम पे मैं बहुत शराब पीता था। तो एक रेस्टोरेंट है बांद्रा में, वहाँ मैं और मेरा राइटर शराब पी रहे थे। मुकेश जी मिल गए। मुकेश जी ने मुझे निकाल दिया था अपनी कंपनी से जानम के बाद कि बकवास डायरेक्टर है। फिर मेरे को मिले, वो भी पिए हुए, मैं भी पिया हुआ। उन्होंने कहा कि वी हैव टू डू अ फिल्म टुगेदर। मैंने बोला हाँ। वो निकल गया, मैं निकल गया। दूसरे दिन मुझे याद आया, मैंने बोला ऐसे ही बोल रहे हैं पिए हुए। फिर मिले, फिर दोनों पिए हुए।
मैं कह रहा है वो आया नहीं, मैं कहा मैं भूल गया। फिर वो निकल गया, मैं निकल गया। फिर एक दिन उन्होंने दोपहर को फ़ोन किया मुझे 12 बजे, बोला कि भाई मैं अभी पिया हुआ नहीं हूँ, एकदम सोबर हूँ, तुझे फिल्म करनी है या नहीं करनी? मैंने बोला मैं अभी आता हूँ। तो उन्होंने कहा 60 डेज 60 रोल्स 60 lakhs, कैन यू मेक अ फिल्म? अब मेरी तो हालत इतनी ख़राब थी कि मैं तो 30 में बना देता, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल करूँगा सर। तो वहाँ से फ़रेब का जन्म हुआ। तो आप एक्टरों की बात कर रहे थे, मेरे पास तो प्रोड्यूसर भी नहीं था। और तभी, अब क्या है देखिए, अगर किसी दोस्त की करियर अच्छी चल रही है तो यू कैन नॉट बर्डन हिम एंड एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड एंड लॉयल्टी। आई हैव नेवर बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन। जैसे अजय और मैं, विशाल देवगन थे वो, अभी अजय देवगन है, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। लेकिन मैं कभी गया नहीं और कहा कि यार मेरी करियर के लिए ये कर दे या वो कर दे, क्योंकि किसी को क्यों ऐसे स्पॉट में डालना जहाँ वो शायद करना चाहे ना करना चाहे। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी के पास जाओ तो कुछ देने जाओ, लेने मत जाओ। अगर आपके पास कोई कमाल स्क्रिप्ट है तो देने जाओ कि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं देने आया हूँ। लेने मत जाओ, क्योंकि वो जो एक बार आप लेने जाते हैं तो कभी आपकी इज्जत वो फ्रेंडशिप में रहती नहीं है। आप और बच्चन साहब बहुत अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, आप उनके एडी भी थे फिल्म्स में। नहीं, अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं नहीं, मतलब वो तो अभी बहुत अरसा हो गया, तो अग्निपथ की बात है। मैं तो उनसे मिले हुए मुझे अरसा हो गया। लेकिन मेरा एक कुछ अजीब है उनके साथ, मैं कुछ नया करता हूँ तो उनको ईमेल कर देता हूँ ऐसे ही, सर प्लीज़ वॉच दिस। जैसे अभी ये मैं वर्चुअल प्रोडक्शन कर रहा हूँ, विच इज़ द फर्स्ट थिंग एनीबडी इज़ एवर डन इन इंडिया। तो आई सेंट हिम अ शो रील, और वो देखते भी हैं और वो ईमेल करते भी हैं। तो उनकी ये बड़ी अच्छी बात है कि हमेशा जवाब देते हैं। तो ये जब मेरा मायोसाइटिस जब डायग्नोज हुआ था तो मैंने उनको एक ईमेल लिखा था कि देयर आर 2 poems that have really helped me. One is Invictus and one is अग्निपथ। तो अगर अग्निपथ से कुछ अच्छा मेरे लिए निकला है तो एक तो अमित जी के साथ काम करने का अवसर मिला और इतना सब कुछ सीखने का टाइम मिला, या अपॉर्चुनिटी मिली। और दूसरी बात ये है कि ये पोएम जो है ये कहीं मेरे दिल में बस गई, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि इस पोएम की मुझे एक टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जब दर्द होता है तो मैं कहता हूँ तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ। आपने कब डिस्कवर किया कि आपको मायोसाइटिस है? जी डिस्कवर तो मेडिकल फ्रेटर्निटी ने बहुत घुमाया मुझे। पहले कहा कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है। दुनिया में हर डॉक्टर के पास गया, किसी ने कहा कि आपको तो दर्द है ही नहीं, सब मेंटल है। किसी ने कहा कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है, फाइब्रोसिस है। किसी ने कुछ। ये दर्द मुझे, मैं कहूँगा कुछ 17-18 साल से। 18 साल से? 18 साल से। और बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, होता है क्या? मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बेड से कैसे उठें। ये पेन कैसा होता है मैं आपको समझाता हूँ। जब आपको फ्लू होता है या वायरल आता है या बहुत ठंड लग के जब बुखार होती है, तब जब बॉडी कैसे दर्द करता है, उस किस्म का दर्द होता है। एक अंदर से जो हड्डियों से जो दर्द निकलता है, उस किस्म का दर्द। तो फिर फाइनली मैं, एक डॉक्टर हैं नानावटी में, डॉक्टर नाना मोरकाने, यंग डॉक्टर हैं,
उनके पास गया, मैंने कहा कि यार कोई दवाई दे दो, इंजेक्शन दे दो, जहर दे दो, कुछ कर दो यार, क्योंकि जीना मुश्किल हो रहा है अभी। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि वो पेन स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको ट्रीट तो करूंगा, लेकिन पहले आप कोई रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो सिम्टम बता रहे हैं ये फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है। फिर मैं डॉक्टर ओक के पास गया, ये कोकिलाबेन में। उन्होंने बड़ी सिस्टमैटिकली टेस्ट किए, एक टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा टेस्ट, एकदम मेथोडिकली। और फिर उन्होंने कहा कि आपको तो फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है, आपको मायोसाइटिस है। और उन्होंने दवाई स्टार्ट की। उन्होंने कहा कि अगर है तो दवाई वर्क करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। खुशकिस्मती से दवाइयों ने काम करना शुरू किया, बदकिस्मती से पता चला कि मायोसाइटिस है। तो अब जो है वो है। We live life with the cards we are dealt with. You've had quite a life, sir. Yeah, when I write the threads, I think I did. सच में, सच में। मुझे लगता है कि आप एक बॉक्सर की तरह हो, रिंग में। हाँ, वो तो मैं हूँ। हाँ, मुझे जेन्युइन लगता है आपकी लाइफ एक बॉक्सर की तरह है, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते उठते हैं। आज के ज़माने में लोग ओपनली बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, सुसाइडल थॉट्स के बारे में। अब लोग ओपन हो गए, नहीं तो सब आपस में अंदर ही रखते थे। राइट हैंड को नहीं पता चलता था कि लेफ्ट हैंड को, कि इंसान डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहा है। जी। You spoke about it openly. A, I want to know what you went through. And B, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जब ओपनली बात किया, उसका मकसद ये था ताकि लोग इंस्पायर हों, या you wanted to feel lighter? मुझे ऐसा लगता है कि हर जो आदमी मेंटल इलनेस से सफ़र करता है, उसको ये एनकरेजमेंट देना चाहिए कि बात करिए। आप जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में बात करिए। हमारे वहाँ मेंटल इलनेस मतलब पागल है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो पागल है भाई। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये तो नहीं ना कि आपके पास कैंसर है। आपको कैंसर है, अलग अलग बीमारियां होती है भैया। आपको लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें कोई शर्म नहीं। दिमाग भी तो आपके शरीर का हिस्सा ही है, वो भी तो बीमार हो सकता है। और अगर दिमाग में अगर केमिकल्स रॉन्गली इम्बैलेंस कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी, तो आपको उसके बारे में बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में बात करेंगे, उतने लोग, बाकी लोग एनकरेज होंगे। जैसे कि दीपिका ने बात की है, आई थिंक इलियाना ने बात की थी कहीं बीच में, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जितने लोग अपने डिप्रेशन की, अपने एंग्जाइटी की बात करेंगे, उतने बाकी लोगों को ये हिम्मत मिलेगी कि यार विक्रम भट्ट अगर बात कर सकता है तो मैं भी कर लेता हूँ। अगर दीपिका जी बात करती हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ये जो आपका डार्क फेज था ऑफ डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट, कितने महीनों या सालों तक चला? See, basically I'm a very strong-willed person, so suicidal thought was just something that came and went, nothing that stayed with me. Depression lives with me. अभी भी? Yeah. I think there are two kinds of people, happy people and sad people. And depression is the kind of person you are, you know. Lekin it's okay. I've made my peace with it. So I'm fine. This is the way I am. It's okay. आप बहुत सारे मोमेंट्स में आपने बोला है कि आप कितने इमोशनल थे एज अ पर्सन, और हैं भी अभी, राइट? व्हाट वाज योर टेक अवे विद योर रिलेशनशिप विद अमीषा?
इसको देखने का एक ही तरीका है और वो है स्पिरिचुअली, बिकॉज आई बिलीव दैट वी ऑल कम डाउन विद सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, अगर दो लोग एक होते हैं तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुशी की तलाश में होते हैं, और अगर अलग हो जाते हैं तो इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि खुशी की तलाश में होते हैं। हमारी तलाश ये है कि जो अगला मिलेगा उसके साथ हम खुश होंगे, या फिर अकेले होंगे तो खुश होंगे। शायद मैं उसकी ज़िंदगी में उस मौके पे आया था जब उसके और उसके माँ बाप के बीच कुछ तनाव था। शायद मैं एक दोस्त की तरह उसकी ज़िंदगी में आया था, एक सपोर्ट की तरह उसकी ज़िंदगी में आया था। और जब वो ज़िंदगी का वो जो हिस्सा होता है, जो ज़िंदगी वो जब निकल जाता है, तो आप अपनी अपनी ज़िंदगी की तरफ निकल जाते हैं। हर आदमी आपकी ज़िंदगी में या आपको कुछ सिखाने आता है या कुछ सीखने आता है। तो मैं कहूँगा कि और आज भी हम दोनों के बीच ऐसी कोई बिटरनेस नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। एक दूसरे के बारे में कुछ भला बुरा नहीं सोचते, खुश हैं। गदर 2 में उन्होंने क्या बाउंस बैक किया है। बॉक्स ऑफिस तो माने फायर पे था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस किया उनको? मैंने किया तो नहीं, लेकिन वो जो चाह रही थी इतने सालों से, मैंने देखा कि उसे वो मिल गया है, वो वैलिडेशन कि आई कैन डू इट, आई कैन बी देयर। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब इंसान अपने मुकाम पे पहुंच जाता है, जहां पहुंचना चाहता है, जो साबित करना चाहता है वो साबित कर देता है, फिर उसको कोई मुबारकबाद दे ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आपने कहीं कहा था कि वो अनसर्टनिटीज ऑफ आवर बिजनेस हैंडल नहीं कर पाती थी। इज दैट ट्रू? नॉट रियली, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में शायद बोला होगा मुझे जी। मैंने, अभी आई डोंट रिमेंबर, मे बी इट वॉज सेड इन अ सर्टन काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अनसर्टनिटी बिजनेस क्या, अनसर्टनिटी तो हमारी ज़िंदगी है। आज हैं कल नहीं है, तो बिजनेस की क्या बात करें अभी। जब आपकी फिल्म नहीं चलती है तो आपको भी वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है? अब सिर्फ एक डर रहता है कि यार फिल्म नहीं चलेगी तो अगली मिलेगी क्या, बस वही वैलिडेशन चाहिए। ये अब की बात है। अब की बात है, और तब की बात भी वही थी कि एक वर्कोहॉलिक है, अलग अलग किस्म की पिक्चरें बनाना चाहता है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। कभी पैसों के लिए काम नहीं किया मैंने। पैसे ज़रूरी है, लेकिन कुछ अलग, कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो टूट पड़ा। और आज भी यही करता हूँ। अभी वर्चुअली पिक्चर बनाई है मैंने पूरी, इसी स्टेज पे, फुल फिल्म। तो अभी मैं कुछ उसमें लगा हुआ हूँ, कभी 3D में चला जाता हूँ, कभी हॉरर बना देता हूँ। बस ऊपर वाला करे और मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे और इतना सक्सेस मिलता रहे कि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ, बस। और क्या है सक्सेस? सक्सेस इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट, व्हाट एल्स। आपने बॉबी की एनिमल देखी क्या? यार अभी तक देखी नहीं मैंने, लेकिन मैंने सुना है कि OTT पे 8 मिनट ज़्यादा है, तो अभी 8 मिनट ज़्यादा ही देख लूँ। नहीं, पर उस पर भी बहुत गंभीर डिबेट्स हो रहे हैं। पीपल हैव लव्ड द फिल्म, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सॉलिड है, बट ऑब्वियसली लोग बात करें कि मिसोजिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है फिल्म में। बहुत सारे आइडियोलॉजिकल बैटल्स हो रहे हैं फिल्म की वजह से कि हाउ विमेन को पोर्ट्रे किया जा रहा है।
क्या आपको लगता है कभी कभार फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए रादर देन गेटिंग इनटू आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज? यार हम लोग कभी किसी को डाकू दिखाते हैं, है ना, कभी किसी को सीरियल किलर दिखाते हैं। अभी एक फिल्म आई थी डर, इसमें शाहरुख खान अपनी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हर आपकी गर्लफ्रेंड को मार देना चाहिए आपको, है ना, वो तो उसकी कैरेक्टर ऐसी है। एनिमल में शायद रणवीर की कैरेक्टर ऐसी है, उसको ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे हैं, वो है ऐसा, जैसे स्कारफेस में अल पचिनो था। जिंदगी में तो रणबीर कपूर ऐसा नहीं है, हाँ तो डिबेट कर सकते हैं। फिल्म है, किरदार है, कैरेक्टर है, कहानी है। आपको कहानी अच्छी नहीं लगे मत देखिए, अच्छी लगे देखिए, लेकिन कहानी पर इतना चर्चा क्या करना। हम लोग थोड़ी ना कोई कम्युनिटी सर्विस दिखा है ये फिल्में, इट्स एंटरटेनमेंट यार, एट द एंड ऑफ द डे। एंड एंटरटेनमेंट शुड बी लुक्ड एज एंटरटेनमेंट, यू नो। आई थिंक वी मेक टू मच ऑफ अ डील आउट ऑफ इट दैट, यू नो, ये तो बचपन से सुनता आया हूँ कि मूवीज़ अफेक्ट पीपल एंड मूवीज़ अफेक्ट दिस एंड मूवी। ये बिल्कुल सच नहीं है, इट्स द अदर वे अराउंड। सोसाइटी इम्पैक्ट्स मूवीज़, मूवीज़ डोंट इम्पैक्ट सोसाइटी। सो आई डोंट थिंक, मतलब मैंने पिक्चर तो नहीं देखी, लेकिन एक कोई सीन है, मैं सुन रहा था कि कोई कहता है कि मेरे जूते लिख कीजिए या ऐसा। तो रणबीर का कैरेक्टर कहता है तृप्ति के कैरेक्टर से कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे जूते को चाटो। हाँ, अभी अगर मैं मेरी बीवी से ये कहूँ तो मुझे थप्पड़ मारेगी, है ना, तो क्या इफेक्ट हुआ पिक्चर का? कुछ नहीं। ये बकवास बात है। जो बीवी वैसे ही जूते चाटने वाली है वो चाट देगी। मेरी बीवी से आप बता के देखिए, पिक्चर दिखा के भी बोलिए, उसको शायद पिक्चर अच्छी भी लगे और मैं घर जाऊं तो बोलो बेबी विल यू लिक माय शूज, तो शायद 2 दिन का खाना भी ना मिले मुझे। तो ये सब बातें हैं। आई डोंट agree with this. I think we become too much of a, and unfortunately this has happened with social media, we become too much of a judgmental society. Too much of a, you know, everybody is a judge and everybody wants to police everybody's thoughts. Moving towards online fascism. गुलाम बिग हिट, पर मैंने सुना है कि महेश भट्ट साहब एक्चुअली, उन्होंने ऑनलाइन मैंने पढ़ा था ये कि आमिर खान इज अ वेरी डिफिकल्ट गाय टू वर्क विथ। क्या ये सच था आपके एक्सपीरियंस आमिर के साथ या नहीं? मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, वेरी ऑनेस्टली, लेकिन आमिर खान और भट्ट साहब जब when they parted ways on गुलाम, तो दोनों ने बड़ी सच्ची बात की। आमिर ने कहा कि भट्ट साहब, आई वॉन्ट गुलाम टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। और भट्ट साहब ने कहा कि इट कैन नॉट बी, ख़त्म। आमिर भी सच्चा कि भाई मेरी फिल्म है, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, और भट्ट साहब ने कहा कि बहुत कर लिया मैंने और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है लाइफ में। लेकिन मेरे लिए तो थी, मेरे पास तो सिर्फ एक फरेब थी, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। शायद आज अगर आमिर कहे कि आई वांट यू टू डू गुलाम एंड आई वांट इट टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, तो शायद मैं भी भट्ट साहब की तरह कहूँ कि इट कैन नॉट बी। सिचुएशन और समय की बात है। आप कहाँ हैं ज़िंदगी में, आपने कितना अचीव किया है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या मायने रखता है। तो मैं तो कहूँगा कि एक ने कही दूसरे ने मानी, कबीर कहे दोनों ज्ञानी। तो बोथ वर ऑनेस्ट। क्या आप
आज भी आमिर के साथ वही दोस्ती रखते हो जो पहले था, या फिर एज टाइम हैपेंस बोथ गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस क्योंकि प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है? वो तो इंडस्ट्री में होता ही है, इंडस्ट्री में दोस्ती निभाना मुश्किल है। और या तो आप सिर्फ दोस्ती निभाते रहिए, बस पार्टीज़ करते रहिए, लोगों को बुलाते रहिए डिनर पे, लंच पे, और यही या काम हो आपका, तो बात अलग है। वरना बट नो, वी आर इन टच। ही केम फॉर माई डॉटर्स वेडिंग विच वॉज वेरी नाइस ऑफ हिम। नाउ एंड देन कभी कभी एक फ़ोन कॉल हो जाता है। सो वी आर इन टच, ये नहीं कि इन रेगुलर टच, बट नॉट लॉस्ट टच आइदर। आपने रानी को बोला डोंट डब योर ओन लाइंस इन गुलाम, राइट? वो आज तक कभी कभार इंटरव्यूज होती है, वो जिक्र करती है और बार बार शायद जिक्र भी करती है कि मुझे बोला मेरी आवाज़ ऐसी है, डब मत करना। क्यों आपने उनको कहा नहीं डब करने के लिए? यार ये ना, ये कंट्रोवर्सी को मैं वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस कर देता हूँ। हुआ यूँ कि जब रानी को गुलाम में कास्ट करना था तो मैंने सजेस्ट किया था, क्योंकि मैंने लिखा भी है थ्रेड्स पे कि राजा की आएगी बारात उनकी एक फिल्म थी, उसमें मैंने रानी का काम देखा था और उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो किसी ने मुझे कहा कि आई डोंट नो कौन था, लेकिन हम सब साथ बैठे थे, अरे यार वो फिल्म चली नहीं, लोगों ने कहा कि यार उसकी आवाज़ बड़ी अजीब है, ये है वो। तो मैंने कहा यार आवाज़ तो डब कर सकते ना, लड़की तो अच्छी एक्ट्रेस है, दिखती भी अच्छी है। तो वो जो बात है ना कि यार उसकी आवाज़ तो डब कर सकते ना, वो ऐसा था कि करना था कास्ट करने से पहले ही। तो कभी कभी एक बात रह जाती है कि यार ये करना है, फिर किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में कि यार शायद इसकी आवाज़ ट्राई करनी चाहिए। जो जिस बात से को लेके चले थे वही बात एंड में हुई। तो ऐसा नहीं था कि उसको उसके हक से डिप्राइव करना था, बल्कि ये तो उसके कास्टिंग के पहले से बात थी, उल्टा पॉजिटिव बात थी कि यार आवाज़ को तो ठीक है यार, क्योंकि श्रीदेवी की आवाज़ डब हुई है, कटरीना की डब हुई है, जया प्रदा की हुई, कितने एक्ट्रेसेस की हुई है, उसमें क्या है। मैंने खुद फिल्म की है, लीसा के पहले हुई थी, बिपाशा की हुई थी, उससे क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी भी कर लेंगे, मगर लड़की अच्छी है। तो एक्चुअली वो अच्छी बात थी वो टाइम पे जब हमने कास्ट किया था। बाद में थोड़ी बुरी बात हो गई, लेकिन कोई कॉन्शियस ऐसी एफर्ट नहीं थी कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है या ये, एक माइंड बना लिया था कि ऐसा करेंगे, तो ऐसा हुआ। तो फाइनली हाँ ऐसे क्योंकि बार बार उसने, इनफैक्ट आजकल लोग कहते हैं यार रानी की आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, बेस है आवाज़ में, और फिर बोलते हैं विक्रम भट्ट ने तो एक मिसाल दिया जाता है बड़ा। मैं तो रानी को बोलता भी हूँ अभी भी कि यार रानी ऐसा तो नहीं ना कि मैंने डब की, कि यार विक्रम को डबिंग का बहुत शौक है तो उसने डब कर ली, मैंने डब नहीं की तेरी आवाज़। बोला की है बहुत सारी फिल्मों में, हाँ, लेकिन मैंने बोला तेरी नहीं की मैंने, तो वो हंसती है, बोला तू भी तो बोल देना, तेरी साइड से बोल देना तू, मुझे लोग पूछते हैं तो मैं बोल देती हूँ, ऐसे पूछते नहीं है तो बोलती है। लेकिन वी लाफ अबाउट इट, शी नोज दैट इट वाज दैट आई वुड नॉट डू समथिंग लाइक दैट टू हर। क्या अनकही आपके लाइफ पे आधारित थी? या क्वाइट अ बिट, आई वुड से सेमी फिक्शनलाइज्ड। योर रिलेशनशिप विद सुष्मिता? I think my situation with Sushmita and my wife, it was not incident based. क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था क्या, आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। Sometimes you take the emotion and fictionalize it. So it was a real emotion in a fictionalized story. क्या आपकी एक्स वाइफ खफा नहीं थी कि जो आपके उनके और सुष्मिता सेन के बीच में हुई थी वो आपने सर्टेन परसेंटेज फिल्म में डाल दी थी?
अगर मैंने किसी को दोषी ठहराया उस फिल्म में तो अपने आप को, ना सुष्मिता के कैरेक्टर को, ना मेरी एक्स वाइफ के कैरेक्टर को। तो क्या खफा होना, अपने आप को कोसने का तो हक है मुझे। सुष्मिता खफा थी आपसे? पता नहीं, पूछा नहीं कभी मैंने। देखिए, मेरी ज़िंदगी पे मेरा हक है, किसी और की ज़िंदगी पे नहीं। इसलिए जब मैं थ्रेड्स पे भी लिखता हूँ, मैं वो लिखता हूँ जो मेरी सच्चाई है, जो मेरे साथ हुआ। और मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ऑन कैमरा कि आई हैव एडमायर्ड यू फॉर योर ऑनेस्टी, नॉट नाउ पर बरसों से, दिल से। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी लाइक विक्रम भट्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड इफ आई होप आई हैव 50% ऑफ योर करेज। आई एम स्पीचलेस, थैंक यू। So much that you've gone through in your relationships. कभी इमोशनली ड्रेन आउट हो गए थे आप? अमीशा के साथ हो, सुष्मिता के साथ हो, और जो आपकी और सुष्मिता और आपके वाइफ के साथ हो, कभी कभी जब बैठते हो कुर्सी पे तो लगता कि थक गया? उस तकलीफ़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस मुकाम पे वही तकलीफ़ मुझे ले आई है। I think my spiritual journey wouldn't have been the same had I not gone through those events. I believe that we all choose our lessons before we are born. And I think I chose these. और मैं वो बड़े ऑनेस्टी के साथ कहता हूँ कि you have to own every part of your life. Everything that has happened is my decision. I let it happen. Nothing that has happened in my life has happened without my permission. क्या आप रिग्रेट करते हो आपका सुष्मिता रिलेशनशिप? I don't regret anything in my life. Not one thing. Not one mistake. गलतियां की है, बहुत की हैं, सीखा, शायद सीखना बाकी भी है बहुत कुछ, लेकिन दिस इज़ माई सोल जर्नी। मैं भी अपने 40s में हूँ। मैं अकेला रहा हूँ बॉम्बे में करीबन 28 साल, 16 साल की उम्र तक माँ बाप के साथ रहता था। एंड आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई फॉट इनर बैटल्स अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट ये फेज में आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड्स जिनके साथ मैं बहुत करीब था, एंड इफ आई डन सम मिस्टेक्स मैंने उनको अपोलोजाइज तक किया, एंड आई जेन्युइनली डिड इट। किस एक तो दोस्त थे तो 7-10 साल बाद मैंने फ़ोन किया, ऑनेस्टली सर 10 साल बाद एक को फ़ोन किया, वो गाली देने लगा, 10 साल लगा तेरे को फ़ोन करने के लिए। कभी आपको लगता है जो ये रिलेशनशिप्स थे, बोथ ऑफ देम आर वेरी सॉलिड वुमेन, सुष्मिता हो, अमीशा हो, डू यू फील कभी कभार उनको फ़ोन करके बस बात करें, या अगर आपने कुछ गलती की होगी उनको सॉरी बोलना, या फिर जस्ट सेइंग जो हो गया वो हो गया? ये फ़ोन कॉल मैंने बहुत पहले कर दिए थे। आपने कर दिया था? इसलिए तो भट्ट साहब के पास गया था मैं। दैट वाज पार्ट ऑफ द फ़ोन कॉल्स। लेकिन सुष्मिता, अमीशा, देखिए ये तो मेरे रिश्ते वो हैं जो प्रेस में काफ़ी चर्चित हो गए, लेकिन सिर्फ ये रिश्ते नहीं हैं, मेरे कुछ और भी रिश्ते हैं, कुछ और भी लोग आए मेरी ज़िंदगी में। और मेरे माइंड में आज कुछ इनकम्प्लीट सा नहीं है। नहीं है, कंप्लीट ही है, क्योंकि यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसे एक सोल जर्नी समझें तो क्लोजर की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अभी आप सोचें, उस वक्त तो आपको लगा होगा क्लोजर की ज़रूरत होगी, राइट कि नहीं? नहीं। क्या वो रिलेशनशिप्स को क्लोजर दिया गया था कि नहीं? देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि रिश्ते सिर्फ
मैन वुमन के नहीं होते हैं, बड़े दोस्तों के भी होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, रिलेटिव्स में भी होते हैं। अगर दरार पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि यही रिश्तों में पड़ती है, अलग अलग रिश्तों में भी पड़ती है। लेकिन जो भी हुआ, अगर मेरी गलती थी तो मैंने मान ली, अगर नहीं थी तो ज़्यादा मैंने उस पर ज़ोर दिया नहीं, क्योंकि यू हैव अ चॉइस सिद्धार्थ, ईदर यू लिव इन द पास्ट और यू लिव इन द नाउ और इन द फ्यूचर। आई डोंट लिव इन द पास्ट। कभी कभार रिलेशनशिप्स, जैसे मेरा एक पैटर्न हुआ करता था, ठीक है, मैं सर्टन काइंड ऑफ लेडी से अट्रैक्ट होता था। दे वर ऑल ग्रेट वुमेन, ऑनेस्ट टू गॉड, एंड आई से दैट जेन्युइनली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, दे वर ग्रेट, बट आई वाज अट्रैक्टेड टू अ सर्टन टाइप ऑफ, आई फाउंड देयर कैरेक्टर ट्रेट्स जो दोनों में था वो बहुत सिमिलर था। एंड मुझे मालूम था कि ये वर्कआउट नहीं होगा, बिकॉज आई न्यू माई सेल्फ एज अ पर्सन, आई थॉट आई न्यू माई सेल्फ एज अ पर्सन, बट दे नेवर वर्कड आउट। फिर मुझे बाद में समझ आया कि मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए रिलेशनशिप्स में, सिंप्लिसिटी। कभी कभार एड्रेनलिन रश आपको एक्साइट करता है। आपकी रिलेशनशिप्स जो थी वो कॉम्प्लिकेटेड थी, क्या आप खुद कॉम्प्लिकेटेड करते थे, क्या होता था? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बड़ी सिंपल सी थी। कॉम्प्लिकेटेड लगती थी आपको? नहीं, मीडिया को, अच्छा। और जो अखबार पढ़ने वाले थे उनको। चाहिए तो हमें सिंपल रिलेशनशिप ही। यार, जैसे मैंने कहा कि प्यार की तलाश और खुशी की तलाश, बस यही ढूंढता है आदमी। और साथ होता है इस तलाश में, अलग होता है इस तलाश में, बस इतना ही है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। रास पे चलते, लीजा रे करने वाली थी, आपने बिपाशा बासु को लास्ट मिनट में ले लिया था। वो फिल्म ने बिपाशा की लाइफ को तो पूरा चेंज कर दिया, पर हुआ क्या था? आई थिंक उस वक्त लीसा जो है वो, उसका एक रिश्ता था, एक वो ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ से गुज़र रही थी जहाँ पे उसकी ज़िंदगी उसकी नहीं थी, या कह सकते हैं कि उसके काबू में नहीं थी। तो वो नहीं कर पाई वो फिल्म। और जब बाद में हम मिले तो इस बात का बुरा उसे भी लगा था, इस बात का बुरा मुझे भी लगा, लेकिन हम वही डिसाइड करते हैं जो हमारे लिए उस वक्त ठीक लगता है। तो उस वक्त उसके लिए वो ठीक था, तो उसने नहीं की पिक्चर, या नहीं कर पाई, मैं तो ये कहूँगा। जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे ही फिल्म फिल्म पे लिखा है एक्टरों का नाम। तो जिसके नसीब में होता है उसके नसीब में ही आता है। फाइनल सेगमेंट, सिटके का अंगार। योर बेस्ट वर्क टिल डेट? 1920। योर वर्स्ट वर्क टिल डेट? ओ बाप रे, कोई पेपर पेन हो तो लिख के दे देता हूँ। The one movie you regret not finishing, not being a part of? There is no film that I have not finished. Finished all of them. Regret not being a part of? No, ऐसा कोई ऑफर ही नहीं हुआ। आलिया भट्ट के साथ आप टच में हो? No, no relationship. She was anyway much younger. Pooja and I are friends, not Alia and me. आमिर और रणबीर, the better actor? Difficult question, but I think both. I mean, it's difficult to choose. एक एक्टर जिनके पास बहुत ब्रिलियंट फ्यूचर था, बट वो वहां से स्वे अवे हो गए, कौन? एक्टर या एक्ट्रेस?
I think Malini of Raz. She could have done wonders. सब पागल थे उसके पीछे, ये लड़की कौन है ढूंढ रहे थे. कहाँ है वो अभी by the way? नो आइडिया. लेकिन वो पता नहीं चली गई कहीं. वो विजुअल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में भी. Thank you so much, Vikram. थैंक यू सिद्धार्थ. सॉरी. Thank you for always speaking your heart out to me. वेलकम. And I've always admired you as a person.